India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएए मामले पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से किया इनकार। 8 अप्रैल तक सरकार को देना होगा जवाब। भ्रामक विज्ञापन मामले में रामदेव पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती। पूछा, अवमानना कार्यवाही क्यों ना शुरू की जाए, अभी तक जवाब दाखिल क्यों नहीं किया। पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को बड़ा झटका। लखन भैया मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया दोषी करार। 12 आरोपियों को निचली अदालत की सजा बरकरार। मंदिरों को यूपी सरकार से नहीं मिल रहा है बकाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीएम योगी से हस्तक्षेप करने को कहा। यूपी सरकार से बकाया के बारे में मांगा स्पष्टीकरण। India Legal presents Courts Roundup. कोर्ट से जुड़ी खबरें अब विस्तार से। नागरिकता संशोधन अधिनियम या सीएए के विरोध में कई याचिकाएं अदालत में दायर की गई हैं। इन सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीएए पर किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार से सीएए कानून पर रोक लगाने की मांग करने वाले आवेदनों पर 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि अलग से असम के मामले की सुनवाई होगी। देश भर से सीएए के खिलाफ दाखिल 200 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीएए पर किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार से सीएए पर 3 हफ्ते में जवाब तलब किया है। बता दें कि सुनवाई के दौरान सीजेआई ने केंद्र सरकार से पूछा कि नोटिफिकेशन पर रोक की मांग वाली याचिका पर जवाब देने के लिए उनको कितना समय चाहिए, जिस पर केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने 4 हफ्ते का समय मांगा था। हालांकि अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को 3 हफ्ते का समय दिया है। मामले में अब अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। याचिकाकर्ता में से एक की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने केंद्र को समय दिए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सीएए को 4 साल हो गए, अगर एक बार लोगों को नागरिकता मिल गई तो फिर वापस करना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद ये याचिका निष्प्रभावी हो जाएगी। कपिल सिब्बल ने कहा कि यह नोटिफिकेशन इंतजार कर सकता है, हम समय का विरोध नहीं कर रहे। 4 साल बाद ऐसी क्या अर्जेंसी है। इसके साथ ही कपिल सिब्बल ने अदालत से नोटिफिकेशन पर रोक लगाए जाने की मांग की। याचिकाकर्ता की तरफ से अदालत में पेश अन्य वकील इंदिरा जयसिंह ने सीएए पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह मामला बड़ी बेंच को भेजा जाना चाहिए। वहीं सीजेआई ने कहा कि जवाब के लिए केंद्र सरकार को कुछ समय दिया जा सकता है, क्योंकि वह कुछ और समय मांगने के हकदार हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 236 याचिकाओं में से कितने मामले में अदालत ने नोटिस जारी किया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले से जारी आदेश के मुताबिक असम के मामलों की सुनवाई अलग से की जाएगी। याचिकाकर्ताओं में से एक वकील ने कहा कि 6B4 कहता है कि सीएए असम के कुछ आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम पूरी तरह बाहर है।
वहीं सीजेआई ने कहा कि पूरा राज्य बाहर नहीं है, बल्कि वो हिस्से जो 6वीं अनुसूची में शामिल हैं, सिर्फ वही इससे बाहर हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसा तो शुरू से ही है। सीजेआई ने केंद्र से कहा कि उनको जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय मिलेगा और 2 अप्रैल को अगली सुनवाई की जाएगी। वहीं वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि यूनियन ने 4 हफ्ते तक काउंटर दाखिल नहीं करने का फैसला किया है। इस बीच वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि उन्हें उतना समय दीजिए, लेकिन इस बीच नागरिकता मत दीजिए। वहीं केंद्र ने कहा कि मामले पर कुल 236 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करना संभव नहीं हो पाएगा। सीजेआई ने केंद्र से 3 हफ्ते में जवाब तलब कर 9 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर भ्रामक विज्ञापन मामले और एलोपैथिक दवा प्रभाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने दोनों को तलब किया है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव से पूछा क्यों न कोर्ट की अवमानना के तहत कार्रवाई की जाए। अदालत ने कहा पहली नजर में दोनों ने कानून का उल्लंघन किया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 2 हफ्ते के बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेदिक कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले में रामदेव को नोटिस जारी कर उन्हें अदालत के समक्ष पेश होने को कहा है। कोर्ट ने रामदेव से पूछा है कि आखिर उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी से पूछा कि आपने अभी तक जवाब दाखिल क्यों नहीं किया है। अब हम आपके मुवक्किल को अदालत में पेश होने के लिए कहेंगे। हम रामदेव को भी पक्षकार बनाएंगे। रामदेव और आचार्य बालकृष्ण दोनों को अदालत में पेश होना होगा। कोर्ट ने कहा कि हम मामले की सुनवाई टालने नहीं जा रहे हैं, ये बात बिल्कुल साफ है। साथ ही कोर्ट ने केंद्रीय आयुष मंत्रालय को भी फटकार लगाते हुए कहा कि 1 दिन पहले क्यों जवाब दाखिल किया। इस पर केंद्र ने अदालत को बताया कि उन्हें समुचित जवाब देने के लिए और समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पतंजलि के प्रबंध निदेशक को अगली सुनवाई पर अदालत में पेश होना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने स्वामी रामदेव को भी नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों न कोर्ट की अवमानना के तहत मुकदमा चलाया जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन के मामले में पतंजलि आयुर्वेद को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया था। नोटिस पतंजलि आयुर्वेद के अलावा आचार्य बालकृष्ण को भी दिया गया था, जिसमें 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था, लेकिन इसका जवाब नहीं दिया गया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट पतंजलि के उत्पादों को लेकर फटकार लगा चुका है। न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह की पीठ ने पहले के आदेशों का पालन नहीं करने के लिए आलोचना भी की थी। पिछले साल कोर्ट ने कंपनी को विज्ञापनों पर रोक लगाने का आदेश दिया था। नवंबर महीने में ही कोर्ट ने पतंजलि से कहा था कि अगर आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो जांच के बाद कंपनी के तमाम प्रोडक्ट्स पर 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों को भ्रामक बताते हुए याचिका दायर की थी। आईएमए का आरोप है कि पतंजलि ने कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर एक कैंपेन चलाया था। इस पर अदालत ने चेतावनी दी थी कि पतंजलि आयुर्वेद की ओर से झूठे और भ्रामक विज्ञापन तुरंत बंद होने चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन से एलोपैथी दवाइयों की उपेक्षा हो रही है। आईएमए ने कहा कि पतंजलि के दावों की पुष्टि नहीं हुई है और ये ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जैसे कानूनों का सीधा उल्लंघन है। पतंजलि आयुर्वेद ने दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल और स्वेसारी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। इस दावे के बाद कंपनी को आयुष मंत्रालय ने फटकार लगाई थी और इसके प्रमोशन पर तुरंत रोक लगाने के लिए कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट।
और उधर सुप्रीम कोर्ट ने भारत राष्ट्र समिति नेता और तेलंगाना के पूर्व सीएम की बेटी के कविता को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका वापस लेने की अनुमति दी है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने याचिका वापस लेते हुए खारिज की है। साथ ही याचिकाकर्ता कविता को कानून के अनुसार उचित उपाय अपनाने की स्वतंत्रता दी। सुनवाई के दौरान कविता की ओर से पेश सीनियर वकील विक्रम चौधरी ने आग्रह किया कि रिट निरर्थक हो गई है, इसे ऐसे ही निपटाया जा सकता है। सीनियर वकील ने कहा, क्योंकि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, मैं अपनी सभी दलीलें एक नए मामले में लूंगा। जस्टिस त्रिवेदी ने पूछा, तो आप इस याचिका पर दबाव नहीं डालना चाहते? चौधरी ने उत्तर दिया, यह माय लॉर्ड की कार्यवाही के दायरे में है, लेकिन मैं सब कुछ कहूंगा। हस्तक्षेप करते हुए जस्टिस त्रिवेदी ने जोर देकर कहा, नहीं, आप अपना रुख स्पष्ट करें। इस बिंदु पर चौधरी ने कहा, मैं एक बयान दे रहा हूं कि चूंकि मुझे गिरफ्तार किया गया और हिरासत में लिया गया, मैं लड़ रहा हूं। इस पर विचार करते हुए जस्टिस त्रिवेदी ने आदेश सुनाया। इस मामले को पिछली तारीख यानी 15 मार्च को स्थगित कर दिया गया, क्योंकि संबंधित मामले सूचीबद्ध नहीं थे। सुनवाई का अहम पहलू यह है कि ईडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सितंबर 2023 में उनके द्वारा दिए गए बयान को वापस लेने की मांग की, जिसमें कहा गया कि बीआरएस नेता को समन 10 दिनों के लिए टाल दिया जाएगा। हालांकि न्यायालय ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया और मामले को बोर्ड पर सूचीबद्ध किया। उसी दिन यानी 15 मार्च को ईडी द्वारा कविता की गिरफ्तारी की खबरें आई। गिरफ्तारी मेमो के अनुसार उन्हें जांच एजेंसी ने शाम 5:20 पर हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया। दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि मणिपुर सरकार 26 मई को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने के लिए राज्य के बाहर केंद्र रखने के पक्ष में है। मणिपुर ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि इस साल सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं है। मणिपुर सरकार की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया, जो सिविल सेवाओं और भारतीय वन सेवा के उम्मीदवारों के लिए वहां अतिरिक्त परीक्षा केंद्र स्थापित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। वकील ने बताया कि राज्य लंबे समय से जातीय संघर्ष की चपेट में है। ऐसे में 26 मई को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के केंद्र राज्य से बाहर रखने के फैसले से राज्य सरकार सहमत है। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार इन उम्मीदवारों को यात्रा के लिए मौद्रिक सहायता भी प्रदान करेगी। मणिपुर अधिकारियों के रुख को देखते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि परीक्षाएं राज्य के बाहर आयोजित की जा सकती हैं, जैसा कि पिछले साल हुआ था, और यूपीएससी के वकील से निर्देश लेने के लिए इस दौरान कहा। न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा वाली पीठ ने कहा, निर्णय ले फिर 2023 पैटर्न का पालन करें। हम यूपीएससी से निर्देश लेने के लिए कहेंगे। प्रथम दृष्टया हमारा यही विचार है। याचिकाकर्ता जोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन ने पिछले हफ्ते उच्च न्यायालय में राज्य में चूरा चांदपुर और कांगपोकपी में परीक्षा केंद्र स्थापित करने और सिविल सेवा के उम्मीदवारों को अपनी पसंद का केंद्र चुनने के लिए आवेदन विंडो को फिर से खोलने की मांग की गई थी। मणिपुर सरकार के वकील ने कहा कि राज्य के मुख्य सचिव ने उन्हें संबोधित एक पत्र में कहा है कि राज्य सरकार की राय है कि स्थिति को देखते हुए और परीक्षा की पवित्रता बनाए रखने के लिए केंद्र प्रदान करना उचित नहीं होगा। चूरा चांदपुर और कांगपोकपी में पत्र में सुझाव दिया गया है कि मणिपुर में जिन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा देनी है, उन्हें राज्य के बाहर केंद्र आवंटित किए जा सकते हैं और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वकील ने कहा कि पिछले साल भी सिविल सेवा परीक्षाएं मणिपुर के बाहर केंद्रों में आयोजित की गई थी।
उधर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि ये जानकर दुख हुआ कि उत्तर प्रदेश में मंदिरों और ट्रस्टों को अपना बकाया चुकाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने ये टिप्पणी आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भेजते हुए की। अदालत ने पिछले 4 वर्षों से वृंदावन में कम से कम 9 मंदिरों को बकाया वार्षिकी के बारे में स्पष्टीकरण के लिए उत्तर प्रदेश के राजस्व बोर्ड के सचिव को भी तलब किया। कहा गया कि मंदिरों को यूपी सरकार से बकाया नहीं मिल रहा है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से सीएम योगी से इस दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीएम योगी से हस्तक्षेप करने के लिए कहा है। अदालत को बताया गया कि राजस्व बोर्ड द्वारा अनुमति नहीं मिलने के कारण वृंदावन के 9 मंदिरों को लाखों रुपए की वार्षिकी जारी नहीं की गई। हालांकि सरकार ने प्रस्तुत किया कि 2,23,199 रुपए का भुगतान किया गया था और अब 6,89,308 रुपए का शेष था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि यह जानकर दुख हुआ कि उत्तर प्रदेश में मंदिरों और ट्रस्ट को अपना बकाया चुकाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने ये टिप्पणी आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भेजते हुए की। अदालत ने पिछले 4 वर्षों से वृंदावन में कम से कम 9 मंदिरों को बकाया वार्षिकी के बारे में स्पष्टीकरण के लिए उत्तर प्रदेश के राजस्व बोर्ड के सचिव को भी तलब किया। और उधर लखन एनकाउंटर मामले में पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा दोषी करार दिए गए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें 3 हफ्ते में सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने 8 में से 6 व्यक्तियों को बरी किया है। कोर्ट ने 12 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को निचली अदालत की सजा को कायम रखा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवंबर 2006 के लखन भैया फर्जी मुठभेड़ मामले में 12 आरोपियों की निचली अदालत की सजा को बरकरार रखा है। ट्रायल कोर्ट ने 13 ठहराया था और प्रदीप शर्मा को बरी कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने प्रदीप शर्मा को रद्द कर दिया और सबूतों की एक श्रृंखला के आधार पर उन्हें दोषी ठहराया। कुल 13 आरोपियों को हाईकोर्ट ने दोषी ठहराया है। पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को इस दौरान अदालत में 3 हफ्तों के भीतर आत्मसमर्पण के लिए आदेश दिए गए हैं। प्रदीप शर्मा एंटीलिया विस्फोट और मनसुख हिरेन हत्या मामले में भी आरोपी हैं। 33 वर्षीय वसई निवासी लखन का असली नाम राम नारायण गुप्ता था, जिस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज था। उसे 11 नवंबर 2006 को मुंबई पुलिस की एक टीम ने छोटा राजन गैंग के संदिग्ध सदस्य के रूप में हिरासत में लिया था। उसी दिन शाम को पश्चिमी मुंबई के वर्सोवा में लखन का एनकाउंटर हो गया। इस कथित फर्जी मुठभेड़ का नेतृत्व पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा ने किया था। वर्ष 2013 में मुंबई की एक सत्र अदालत ने इस मामले में 13 पुलिसकर्मियों सहित 21 लोगों को दोषी ठहराया और सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने मामले में प्रदीप शर्मा को बरी कर दिया था। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस गौरी गोडसे की पीठ मुठभेड़ मामले में दोषी ठहराए गए लोगों द्वारा दायर अपीलों पर सुनवाई कर रही थी। उधर उद्योग संगठन एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया या एसोचैम ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारतीय स्टेट बैंक को भारतीय चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड पर इस दौरान अल्फा न्यूमेरिक कोड का खुलासा करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भारतीय उद्योग जगत के हितों को प्रभावित करता है। ऐसा निर्देश अगर पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाता है तो कानून के शासन को कमजोर करता है और उद्योग के हित पर गंभीर प्रभाव डालता है। एसोचैम ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में कहा, आइए
इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि कोर्ट के पूर्व व्यापी फैसले के क्या कानूनी पहलू होते हैं। Retrospective applicability of laws क्या है? Retrospective laws are those laws that change people rights and responsibilities in the past. In simple words, ऐसे law जो आज पार्लियामेंट ने पास करे हैं but they can change what is illegal or illegal yesterday. Article 20 of the Constitution prohibits the legislature from making retrospective criminal laws. हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड केस में सुप्रीम कोर्ट headed by CJI D.Y. Chandrachud directed SBI to reveal unique alphanumeric codes to Election Commission of India, which has drawn opposition from major industry bodies like ASSOCHAM, FICCI and CII. उन्होंने आर्ग्यू करा that such a mandate breaches confidential agreement and undermines the rule of law, जो इंडिया के इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट इम्पैक्ट करेगा. ASSOCHAM stated retrospective implementation of disclosure requirements will threaten industry right and violate principles of legal certainty and predictability. However, the court justified parties को already notice दे दिया गया है regarding disclosure on interim order dated April 2019. Chief Justice clarified the court ने जो order करा था to not to disclose of details. This underscores the principle that laws can indeed be applied retrospectively, as seen in the court's action based on April 2019. कोर्ट से जुड़ी खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.